गोताखोर के हाथ कांप रहे थे। उसने अपनी जिंदगी में न जाने कितनी बार मौत को करीब से देखा था, न जाने कितनी ही बेजान लोगों को पानी के उस खुप अंधेरे से बाहर निकाला था। लेकिन उस दिन बरगी डैम की उस ठंडी और खौफनाक गहराई में जो उसकी आंखों ने देखा, उसने उसकी रूह को छलनी कर दिया। डैम की तलहटी में जहां सूरज की एक किरण भी नहीं पहुंचती, वहां एक मां ने अपने 4 साल के छोटे से बेटे को अपनी छाती से ऐसे चिपकाया हुआ था जैसे वो यमराज से चीख चीख कर कह रही हो कि मेरी जान ले ले, लेकिन मेरे बच्चे को छोड़ दे। मौत उन दोनों की सांसें बहुत पहले ही छीन चुकी थी, लेकिन उस मां की उंगलियों की पकड़ अपने बच्चे की पीठ पर इतनी मजबूत थी कि मौत भी उन दोनों को अलग नहीं कर पाई थी। जब गोताखोर को पानी के अंदर उन दोनों के शरीर अलग करने पड़े, तो उस वक्त ऑक्सीजन मास्क के पीछे एक मजबूत और निडर गोताखोर भी फूट फूट कर रो पड़ा था। वो सिर्फ एक हादसा नहीं था, वो एक ऐसा दर्द था जो हमेशा के लिए उस डैम के पानी में घुल गया। 30 अप्रैल 2026 की वो दोपहर कितनी खूबसूरत थी। मध्य प्रदेश के जबलपुर शहर का वो बरगी डैम, जहां आसमान बिल्कुल साफ और नीला था। दिल्ली की ह्यूमिडिटी भरी गर्मी से दूर वो माँ और उसका 4 साल का मासूम बच्चा अपनी जिंदगी की एक बेहद सुहानी शाम बिताने आए थे। बच्चा अपनी पहली नाव की सवारी के लिए इतना उत्साहित था कि उसकी आंखें खुशी से चमक रही थीं। उनके अलावा नर्मदा क्वीन नाम के उस विशाल क्रूज पर 43 लोग और सवार थे। वहीं पास में एक नई नवेली शादीशुदा जोड़ी खड़ी थी, राहुल और स्नेहा, जो पानी की लहरों को देखते हुए अपनी जिंदगी के नए सफर के एक खूबसूरत भविष्य के सपने बुन रहे थे। वहां 65 साल के बुजुर्ग रामेश्वर जी भी थे, जो अपनी 8 साल की पोती का हाथ थामे उसे पहली बार इतना बड़ा डैम दिखाने लाए थे। इन 43 लोगों के चेहरों पर एक सुकून था, एक खुशी थी। उन्हें लग रहा था कि वो मध्य प्रदेश पर्यटन की एक शानदार बोट पर एक यादगार सफर करने जा रहे हैं। लेकिन उन 43 मासूमों को ये नहीं पता था कि जिस नाव की सीढ़ियों पर वो कदम रख रहे हैं, वो लकड़ी और लोहे से बना कोई क्रूज नहीं, बल्कि भ्रष्ट सिस्टम, लालच और बेईमानी से तैयार किया गया एक तैरता हुआ ताबूत था। आपको क्या लगता है कि यह सिर्फ प्रकृति का कहर था? क्या यह महज एक हादसा था? बिल्कुल नहीं, ये एक हत्या थी। सुरक्षा नियमों के अनुसार उस नाव में कम से कम 50 लाइफ जैकेट होने चाहिए थे, ताकि आपात स्थिति में हर इंसान की जान बचाई जा सके। लेकिन असलियत क्या थी? असल में उस बोट पर सिर्फ 15 लाइफ जैकेट थे। और वो 15 जैकेट भी कहां थे? क्या वो यात्रियों को पहनाए गए थे? नहीं, वो 15 जैकेट एक लोहे की अलमारी में ताला लगाकर रखे गए थे। क्यों? क्योंकि क्रूज ऑपरेटर को लगता था कि अगर यात्री जैकेट पहनेंगे तो वो गंदे हो जाएंगे और फिर उन्हें बार बार धोने का खर्चा उठाना पड़ेगा। चंद रुपयों का ये गंदा लालच उन 43 जिंदगियों पर कितना भारी पड़ने वाला था, इसका अंदाजा उस वक्त किसी को नहीं था। शाम के करीब 5 बजे नाव ने किनारा छोड़ा। सब कुछ एकदम शांत था। लहरें नाव से टकरा रही थीं और एक मधुर संगीत पैदा कर रही थीं। वो 4 साल का बच्चा डेक की रेलिंग से नीचे झांक कर पानी को अचरज से देख रहा था और उसकी मां उसे पीछे से कसकर पकड़े हुए थी ताकि वो गिर न जाए। लेकिन प्रकृति अपना खेल खेलने वाली थी। 5:30 बजते बजते मौसम ने अपना मिजाज पूरी तरह बदल लिया। जो आसमान कुछ देर पहले तक नीला था, वहां अचानक काले और डरावने बादल घिर आए। ठंडी हवाओं ने एक खौफनाक तूफान का रूप लेना शुरू कर दिया। डैम का शांत पानी अब डरावनी और ऊंची लहरों में बदलने लगा था। नाव हिचकोले खाने लगी। यात्रियों के दिलों में घबराहट पैदा होने लगी। दिल्ली वाली उस मां ने डर कर अपने बच्चे को अपनी बाहों में भर लिया। राहुल ने स्नेहा का हाथ कसकर पकड़ लिया। कई यात्रियों ने घबराकर बोट ऑपरेटर और पायलट के हाथ जोड़े। मिन्नतें की कि मौसम बहुत खराब है, तूफान आ रहा है, कृपया नाव को आगे मत ले जाओ, इसे तुरंत वापस किनारे ले चलो। लेकिन यहाँ फिर एक बार इंसानियत के सामने लालच का वो बदसूरत चेहरा आ गया। पायलट ने फ़ोन पर ऑपरेटर से बात की। ऑपरेटर ने फ़ोन पर चीखते हुए कहा कि अगर नाव बीच रास्ते से वापस आई तो सभी यात्रियों को टिकट का रिफंड देना पड़ेगा। उसका 20,000 रुपये का नुकसान हो जाएगा।
वो 20,000 रुपये का रिफंड। बस उसी 20,000 के नुकसान को बचाने के लिए उन भ्रष्ट दरिंदों ने उन 43 लोगों की जान को उस भयंकर तूफान के ठीक बीचों बीच धकेल दिया। पायलट ने घमंड से हंसते हुए यात्रियों से कहा कि आप लोग बेकार में डर रहे हैं, कुछ नहीं होता, हमारी नाव बहुत मजबूत है। वो आत्मविश्वास नहीं था, वो सिस्टम के भ्रष्टाचार से पैदा हुआ एक अंधा घमंड था। शाम के 6 बज चुके थे। हवा की रफ्तार अब 70 किलोमीटर प्रति घंटा को पार कर चुकी थी। बरगी डैम की वो झील अब एक उफनता हुआ खौफनाक समंदर बन चुकी थी। लहरें इतनी ऊंची थी कि नाव के ऊपरी हिस्से से टकरा रही थीं। पानी नाव के अंदर आने लगा था। तभी एक विशाल और दानवाकार लहर आई और उसने उस भारी भरकम नाव को एक झटके में 45 डिग्री के एंगल पर झुका दिया। जो नाव कुछ देर पहले हंसी से गूंज रही थी, अब वहां चीखें आसमान चीर रही थीं। लोग एक दूसरे के ऊपर गिर रहे थे। वो छोटा बच्चा जोर जोर से रो रहा था। मौत सामने खड़ी नाच रही थी। लोगों ने पायलट से चिल्लाकर कहा कि हमें लाइफ जैकेट्स दो, लेकिन लाइफ जैकेट तो उस लोहे की अलमारी में बंद थे और उस अलमारी की चाबी किनारे पर बैठे उस मैनेजर की जेब में रखी थी, जिसे इंसानों से ज्यादा अपने पैसों से प्यार था। क्रू के सदस्यों ने घबराहट में उस लोहे की अलमारी को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। नाव में बहुत तेजी से पानी भर चुका था और फिर एक जोरदार और डरावनी आवाज आई। वो विशाल क्रूज नर्मदा क्वीन एक ही झटके में पूरी तरह से पलट गई। वो चंद मिनट इंसानियत के इतिहास के सबसे काले और डरावने मिनट थे। पानी बर्फ जैसा ठंडा था। जिन लोगों ने कुछ पल पहले तक अपनी जिंदगी के सुनहरे सपने देखे थे, अब वो गंदे पानी के अंदर एक एक घूंट सांस के लिए तड़प रहे थे। जब बोट पलटी तो लोहे की भारी छड़ें और कुर्सियां लोगों के सिर और शरीर से टकराईं। कई लोग पानी के अंदर ही लहूलुहान हो गए। राहुल ने पानी के उस घुप अंधेरे में स्नेहा का हाथ आखिरी दम तक पकड़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन डैम की उस बेरहम गहराई और पानी के बहाव ने उसकी जीवन साथी को उसके हाथों से हमेशा के लिए छीन लिया। बुजुर्ग रामेश्वर जी ने पानी के कई घूंट पी लिए थे। उनके फेफड़ों में पानी भर चुका था, लेकिन आखिरी दम तक उन्होंने अपनी 8 साल की पोती को अपने कंधों के सहारे पानी से ऊपर उठाए रखा। उन्होंने अपनी जान दे दी, लेकिन उस डैम की गहराई में समाने से पहले उन्होंने अपनी पोती को बचा लिया। और वो माँ, जिसे तैरना बिल्कुल नहीं आता था, उसने पानी के अंदर अपने शरीर को एक नाव बना दिया था। वो खुद लगातार पानी के नीचे जा रही थी, डूब रही थी, लेकिन अपने दोनों हाथों से उसने अपने 4 साल के उस कलेजे के टुकड़े को हवा में आसमान की तरफ उठाया हुआ था, इस उम्मीद में कि कोई चमत्कार होगा, कोई आएगा और उसके बच्चे को बचा लेगा। वो पानी से लड़ रही थी, लेकिन वो उस भ्रष्ट सिस्टम से कैसे लड़ती जो उसे बहुत पहले ही मार चुका था। चीख पुकार सुनकर आसपास के कुछ मछुआरे और फिर एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें अपनी जान पर खेलकर उस तूफानी पानी में उतरी। अंधेरा और तूफान इतना भयंकर था कि बचाव दल के लिए भी वो काम जानलेवा था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। किसी तरह जद्दोजहद करके 29 लोगों को जिंदा पानी से बाहर निकाल लिया गया, लेकिन जब उन घायलों को किनारे पर लाया गया तो उनकी हालत देखकर पत्थर दिल इंसान भी रो दे। किसी के हाथ पैर टूट गए थे क्योंकि पलटी हुई नाव का भारी लोहा उनके शरीर पर गिरा था। कई लोगों के फेफड़ों में इतना गंदा पानी भर चुका था कि वो खून की उल्टियां कर रहे थे। वो ठंड से कांप रहे थे, खून से लथपथ थे, लेकिन उनके शरीर के उन भयानक जख्मों के दर्द से कई गुना बड़ा दर्द उनकी आंखों में था। वो पागलों की तरह चीख चीख कर अपने परिवार वालों को ढूंढ रहे थे। वो 8 साल की छोटी सी पोती, जिसे रामेश्वर जी ने अपनी जान देकर बचाया था, वो किनारे की मिट्टी पर बैठकर बेतहाशा रो रही थी। हर आने जाने वाले से पूछ रही थी कि मेरे दादू को ले आओ, मेरे दादू कहाँ हैं। एक पति जो जिंदा बच गया था, वो किनारे की मिट्टी को अपने मुक्कों से पीट पीट कर लहूलुहान कर रहा था, क्योंकि उसकी गर्भवती पत्नी का अब तक कोई अता पता नहीं था। उस किनारे पर सिर्फ चीखें थीं, दर्द था और बेबसी थी। रात भर रेस्क्यू ऑपरेशन चला और अगली सुबह तक बरगी डैम ने 13 मासूम जिंदगियों को हमेशा के लिए निगल लिया। 13 हंसते खेलते परिवार हमेशा के लिए तबाह हो गए। सुबह जब सूरज निकला तो किनारे पर मातम पसरा था।
एक एक करके गोताखोर पानी से लाशें बाहर ला रहे थे। किनारे पर रखी सफेद कफन की चादरें कम पड़ रही थीं। उन 13 लोगों में राहुल की स्नेहा थी, जिसकी मांग का सिंदूर डैम के पानी में धुल चुका था। उनमें बुजुर्ग रामेश्वर जी थे, जिनकी पोती अब कभी उन्हें दादू कहकर नहीं बुला पाएगी। और सबसे अंत में पानी से बाहर आई वो 2 लाशें, जिन्हें देखकर पूरे देश की रूह कांप उठी। वो माँ और उसका 4 साल का बच्चा। माँ ने मरते दम तक, अपनी आखिरी सांस तक अपने बच्चे को नहीं छोड़ा था। उस माँ के चेहरे पर जो आखिरी भाव जमा हुआ था, वो सिर्फ मौत का डर नहीं था, वो एक बेबसी थी। और उस पूरे भ्रष्ट तंत्र से एक सीधा सवाल था कि मेरे इस 4 साल के बच्चे ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? इस दर्दनाक हादसे के बाद क्या हुआ? वही हुआ जो हमारे देश में हमेशा होता है। अखबारों के पन्ने रंगे गए, अदालतों में फाइलें खुली, क्रूज ऑपरेटर और कुछ छोटे कर्मचारियों पर FIR दर्ज कर ली गई। उस पायलट को नौकरी से निकालकर जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया गया। और फिर सरकार ने आकर उन 13 मरने वालों की कीमत लगा दी, 2 लाख रुपए का मुआवजा। बस क्या 2 लाख रुपए के उन कागज के टुकड़ों में वो 4 साल का बच्चा वापस आ जाएगा? क्या 2 लाख रुपए में उस छोटी सी बच्ची को उसके दादू वापस मिल जाएंगे? क्या उन पैसों से राहुल की उजड़ी हुई दुनिया फिर से बस जाएगी? असली गुनहगार वो पायलट नहीं था। असली गुनहगार वो पूरा का पूरा सिस्टम था, जिसने बिना फिटनेस देखे उस कबार हो चुकी नाव को पानी में उतरने का लाइसेंस दिया। असली गुनहगार वो बड़ा अधिकारी था, जिसने चंद रुपयों की रिश्वत लेकर लाइफ जैकेट की कमी को अनदेखा किया। असली कातिल वो पैसों का लालच था, जिसने सिर्फ 20,000 के रिफंड के डर से नाव को तूफान से वापस नहीं मोड़ा। यह कोई प्राकृतिक हादसा नहीं था, यह चंद रुपयों के लालच के लिए खुलेआम किया गया 13 लोगों का मर्डर था। आज बरगी डैम का पानी फिर से शांत है, धूप फिर से खिलने लगी है। शायद कुछ दिनों बाद लोग फिर से वहां घूमने जाने लगेंगे, लेकिन उस डैम की उस खौफनाक गहराई में आज भी उन 13 मासूम लोगों की चीखें दबी हुई हैं। ये कहानी, ये वाकया सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, ये आपके लिए, मेरे लिए और हम सब के लिए एक बहुत बड़ी चेतावनी है। अगली बार जब भी आप किसी नाव में बैठें, किसी अम्यूजमेंट पार्क में जाएं या किसी भी ऐसी जगह जाएं जहां आपकी जान का जोखिम हो, तो चुप मत रहिए, सवाल पूछिए। बिना लाइफ जैकेट पहने एक कदम भी नाव पर आगे मत बढ़ाइए। अगर आपको कोई भी लापरवाही दिखे तो ऑपरेटर का कॉलर पकड़कर उससे जवाब मांगिए, क्योंकि ये किसी और की नहीं, आपके अपने परिवार की जान का सवाल है। ये सिस्टम तब तक नहीं सुधरेगा जब तक हम सवाल पूछना और विरोध करना नहीं सीखेंगे। उस 4 साल के मासूम की हंसी तो हमने हमेशा के लिए खो दी, लेकिन अब इस भ्रष्ट सिस्टम की वजह से किसी और मां की गोद सूनी नहीं होनी चाहिए। अगर इस सच्चाई ने आपके अंदर जरा सा भी गुस्सा पैदा किया है, तो इस आवाज को अपने तक मत रुकने देना, क्योंकि जब मौत सामने आती है तब रिश्वत काम नहीं आती, सिर्फ लाइफ जैकेट और सही समय पर लिए गए फैसले काम आते हैं।